अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज वफाकी बजट पेश किया गया 2020-2021 का तकरीबन 72 खरब 94 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। यह खसारे का बजट था। तकरीबन 34 अरब 37 अरब रुपए का खसारे का बजट पेश किया गया है। मोटरसाइकिल हो, रक्षा, ये सस्ता और डबल कैबिन गाड़ियों को महंगा किया गया है। और दिफाई बजट तकरीबन 1289 अरब रुपए, रेलवे के लिए तकरीबन 40 अरब रुपए, एजुकेशन के लिए 30 अरब रुपए, सेहत के लिए 20 अरब रुपए, तवानाई और बिजली के लिए 80 अरब रुपए रखे गए हैं, साइंस के लिए 20 अरब रुपए, जितनी भी बड़ी शाखाएं हैं उनके लिए 118 अरब रुपए रखे गए। तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला किया गया है। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, काफी चीजें मुल्क के अंदर कोरोना के हवाले से आपके सामने है। जिस तरह सीएम साहब जाना चाहते थे उनको रोका गया, जिस तरह मीटिंग के अंदर सीएम साहब बात करना चाह रहे थे तो उनकी आवाज को बंद किया गया, म्यूट किया गया, यह भी आपको पता है। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, तकरीबन 15 जमातें, इतनी जमातें भी पेश हुई। एनएफसी हो, 18th अमेंडमेंट हो, उसके हवाले से भी बातें आपके सामने हैं। उस पे भी एक बड़ा रिस्पॉन्स मिला है सिंध गवर्नमेंट को, उसके मौकिफ को तायीद, और लॉकडाउन के हवाले से भी सिंध गवर्नमेंट को बड़े एक रिस्पॉन्स मिला है, तायीद मिला है। WHO ने एक दफा फिर लॉकडाउन की बात की है। अब लॉकडाउन होता है नहीं होता, एक्सपर्ट्स भी बार बार सिंध गवर्नमेंट के मौकिफ की तायीद कर रहे हैं और वफाकी गवर्नमेंट के मौकिफ की तायीद नहीं हो रही। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमाए, सीनियर रहनुमाए, और हम उनसे भी जरूर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, बजट तो आ गया है, बजट पेश भी हो गया है, काफी इसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रही हैं। आज उन्होंने पेश किया, असेंबली के अंदर एक बड़ा शोर, हमेशा एक शोर रहता है। आज भी कहा चीनी चोर, आटा चोर, अवामी बजट नहीं है, और मसाइल भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है कोरोना कोविड के हवाले से। क्या कहेंगे आप? थैंक यू इम्तियाज साहब। जो बजट है वो अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन और कोरोना का फेवर के लिए, और जो है हेल्थ में आपने देखा कि 0.1% भी, 1% भी नहीं है। और आप देखें कि जो है अवाम के रिलीफ के हवाले से कुछ नहीं है इसमें। टैक्सेस की मद इन्होंने पूरी नहीं की है, इसलिए खसारे में है। तो उसके जो असरात, जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इससे बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ेगी, अफरा तफरी और बचेगी, बजाय इसके कि 72 साल में हमने बहुत से शोबाजात ज़िंदगी में बजट देते गए। इस बार अगर डिफेंस की जो बजट को कट करके ये हेल्थ और कोरोना के जो है ख़ात्मे के हवाले से और आवाम के जो है पैकेजेस के हवाले से और इन्फ्लेशन को कम करने के हवाले से अगर वो खर्च करते 1 साल के लिए, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आवाम को मिलता। ये मेरा मौक़िफ़ शुरू से मैं बयान करता आ रहा हूँ। और क्योंकि इस वक्त कोरोना का जो सिचुएशन सारी दुनिया में है और सारी दुनिया इसी मद में जा रही जो मैंने जिक्र किया। आप देखें हेल्थ के लिए इन्होंने सिर्फ 20 अरब दिए हैं, और अगर आप कंपेयर करें कितने खरब की बजट है तो उसमें 1% भी नहीं बनता है। तो ये साबित करती है कि बजट टोटल जो है अवाम दुश्मन है, और जो है गरीबों के लिए ये बम्बार्डमेंट होगा। गरीब क्या, हर तबके के लिए नुकसानकार है। तो मेरे ख्याल से ये अफसोसनाक बजट है, काबिल मज़म्मत है। इन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। असेंबली के इजलास से पहले प्रिपरेशन होती है और जो है अपोजिशन से पूछा जाता है
फिर बनाए अपनी मर्जी से, कोई प्रिपरेशन नहीं थी। ये IMF के डायरेक्टिव पर ये बजट बना है, जिससे आवाम के पर बोझ और बढ़ जाएगा। नहीं देखिए ना, इस टाइम में अगर देखा जाए तो सर इससे अच्छा बजट कैसे पेश किया जा सकता था? इसमें आप बताएं कौन सी रिलीफ है आवाम के लिए। सबसे पहले तो आपको इस बजट में ये देखना है कि 2-3 जो आफतें हैं, सबसे बड़ी आफत सारी दुनिया में कोरोना की है, ठीक है, उस मद में इन्होंने क्या रखा है। देखिए ना, इसमें सर कोरोना के तदारुक के लिए 1200 अरब रुपए से ज्यादा पैकेज की मंजूरी भी दी। पैकेज किस चीज में? पैकेज तो इन्होंने अभी भी कहा है कि हमने तो इतने पैकेज देगा, गरीब अमीर हो गया 12,000 देकर सारी दुनिया। नया कोई टैक्स भी नहीं लगाया टैक्स आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए? नहीं, मेरे बात सुने। टैक्स इन्होंने जो लास्ट ईयर जो इन्होंने जो टैक्स कलेक्शन की थी, उसमें टोटल फेल गए हैं। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो जो टैक्स उन्होंने प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया, अभी और लगाएंगे तो जो देने वाले भी नहीं देंगे। तो एक तो इसमें कोई वजन नहीं है। उसके बाद आप हेल्थ पर देखें। अच्छा, उसके बाद जो है टिड्डी दल, जिसको हम लॉकटस जो है, उसके लिए भी इन्होंने कोई ऐसी इतनी बड़ी, क्योंकि 10 अरब रुपए रखे, 10 अरब रखे। पर आप समझे कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर जहाँ पैदा होता है, या पाकिस्तान के हर सूबे में इससे खतरा है बहुत ज़्यादा। सिंध हो, पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा खतरा है। अभी भी इन्होंने कोई तदारुक नहीं किया है। अभी सिंध में भी अच्छी खासी तबाही हुई है, पंजाब में भी इसी तरह ही हुआ है, बलूचिस्तान की तो बहुत ज़्यादा हुई है। तो टिड्डी दल के लिए ये कहते हैं हम ये कर देंगे, सिर्फ बयानों के हद तक है। मेरे ख्याल से ये मायूसकुन बजट है। इसमें कोई जो है, इसमें रिलीफ नहीं है गरीब आदमी, आम आदमी के लिए। नहीं सर, इसके अलावा काफी चीजें बजट के अंदर भी आपको अगर देखी जाए, बिजली, तवानाई, रोड्स, मौसमियात, इसके लिए भी काफी इनिशिएटिव हमें नजर आते हैं गवर्नमेंट ने। और उन्होंने कहा है कि इस टाइम जो है ना, इससे अच्छा बजट हम नहीं पेश कर सकते। इसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, रिकमेंडेशंस नहीं आई, कुछ भी नहीं है, अचानक एक असेंबली के अंदर माहौल। ये एक रवायत नहीं है वैसे भी तनकीद करना एक सर। ऐसी बात नहीं है। ये स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होती है नेशनल असेंबली और सेनेट की, और उस मीटिंग में बजट से पहले डिस्कशंस होते हैं और तजावीज़ मांगी जाती है, और उसके बाद भी अभी तजावीज़ मांगी जाएगी सेनेट से, नेशनल असेंबली से। इन्होंने कौन से इजलास किया? आप तो एंकर हैं, अखबारात निकालें, पता है इन्होंने कितने, अखबारों में तो आना चाहिए ना। तो कोई ऐसी बात हमें नज़र नहीं आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने कोई सिर्फ वो IMF के जो है ना शेख साहब, वो IMF ने जो लिख कर दिया है, वर्ल्ड बैंक ने जो लिख कर दिया है, वो उन्होंने पढ़ लिया है। भले आवाम चाहे खड्डे में डूब जाए, बस उनको जो है, जो उन्होंने कहा है वही कुछ करना है। सर यही तो शेख साहब आपके पास भी होते थे, तो आपने भी उनको रखा था शेख साहब ने। अब इनके साथ शेख साहब, हमारे पास शेख साहब थे, वो उस वक्त हम अपने डायरेक्शंस पर आवाम को रिलीफ देते थे। अब ये IMF के डायरेक्शन पर इस पाकिस्तान की तबाही कर रहा है, ये फ़र्क है। उस टाइम नहीं थे उस डायरेक्शन पे, उस वक्त हमारी चलती थी। हम जो चाहते थे, हमसे मुराद जो पार्लियामेंट जो आती थी, मशवरे से हम चलते थे। भले हमारे अपोजिशन वाले हमारे खिलाफ हो, हम उनसे पूछते थे। इन्होंने कौन सा इन्होंने अपोजिशन से पूछा है या जो है मशवरे किए हैं? कुछ नहीं किया है ना सर। फर्क किस तरह है? हमेशा हमारे पास डिक्टेशन हुआ है। PSDP में जो असल बजट होती है, PSDP, उसमें सूबों को दिया जाता है तरक्याती काम, ठीक है ना। आप बताएंगे PSDP में कितनी कमी आई है? सूबों को इन्होंने पैसे नहीं दिए, सब सूबों को। सूबे सिंध से तो उनकी दुश्मनी है, पर खुद पंजाब या KP या बलूचिस्तान को इन्होंने कुछ नहीं दिया है। और उसके बाद बहुत से ऐसे इसमें फ्लॉज हैं कि NFC के मद में वो किस तरह करेंगे। ये जो बजट इन्होंने दिया है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। टैक्सेस की कलेक्शन के बारे में इन्होंने जो चीज़ें रखी हैं वो भी फेल गए हैं। ठीक है, मेरे साथ उरूज रजा साहिबा सीनियर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। हाँ, मेरे साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं।
मेरा भी सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी हूँ। आप खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। उर्वी साहब, आपने बजट को देखा, 72 खरब 94 अरब रुपए का बजट, इसमें कोई आवाम को रिलीफ, आवाम के लिए कोई बेहतरी आपको नजर आई? देखिए, अवाम के लिए जहाँ तक रिलीफ है वो तो नजर नहीं आई, सिवाय इस बात पे कि ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने 5000 अरब रुपए का कर्जा वापस लिया है। बस ये एक ऐसी चीज है जो इन्होंने इस कौम को बताई है, और बाकी का सारा जो मलबा है अपनी नाकामियों का और नाअहलियों का वो इन्होंने डाल दिया है कोरोना के ऊपर। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो बजट इन्होंने बनाया है, कोरोना जो है वो तो अभी कोई 3 माह पहले पाकिस्तान में आया है, तो ये एक आलमी वबा है, पूरी दुनिया इसकी नजर हुई। लेकिन इनकी जो कारकर्दगी थी वो तो पिछले 2 साल की कारकर्दगी के ऊपर ये बजट जो है वो बनना चाहिए था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम के लिए कोई रिलीफ है, सिवाय इसके अगर जो रियल स्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ किया है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, पहले ये हमेशा बात करते थे टूरिज्म के हवाले से भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी आपको भी पता है मीर साहब कि पूरी दुनिया जो है डिजिटलाइज हो रही है, ऑनलाइन कारोबार भी जा रहे हैं और तालीम भी हो रही है। तालीम की मद में इन्होंने कहीं ये डिफाइन नहीं किया कि ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ये कितना खर्चा करेंगे, या कोई पॉलिसी इन्होंने कोई ऐसी नहीं दी है, वजह नहीं की है। तो एक तो ये बात हो गई कि जो डिजिटल एजुकेशन है या ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं बताया गया। फिर इसी तरह हेल्थ ऑनलाइन के लिए भी इन्होंने कोई बजट मुख्तस नहीं किया। जब ये कह रहे हैं कि कोरोना के साथ हमें रहना है, तो फिर इनको बजट में कुछ ऐसी चीजें देनी चाहिए थी कि लोगों को घरों में बैठ के जब वो ऑनलाइन उन्होंने बिजनेस करना है, जॉब करनी है, तालीम हासिल करनी है या अपने कारोबार चलाने हैं, तो उस मद में वो आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये बात के तालीम और सेहत, ये हमेशा से कहते हैं कि आफ्टर अमेंडमेंट ये सूबों के पास चला गया है, लेकिन जब पूरी दुनिया डिजिटलाइज होने जा रही है और पाकिस्तान में भी तालीम जो है वो अब ऑनलाइन होगी, तो मुझे ये बताएं, ये तो वफाक के पास है, फिर IT की मिनिस्ट्री वफाक के पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वफाक के पास है, तो क्या इन्होंने किया है? देखिए, अवाम जो है वो उसको खाने पीने की चीजों में छूट चाहिए होती है, उनको महंगाई में कमी चाहिए होती है। इन्होंने कहा कि जी हमने तेल, आटा, चीनी ये सस्ती कर दी, लेकिन अब आप ये देखें कि जो ही इन्होंने सस्ती की है वो नायाब हो गई है, कहीं नजर नहीं आ रही। तो जब भी उनको मिलेगी वो उनको डबल प्राइसेस के ऊपर मिलेगी। तो इन्फोर्समेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं बताया। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये भी कहा कि हमने पहली बार पूरे साल में स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। हाँ। लेकिन पूरे साल में ये बिल्कुल इन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया, लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने IMF से जो कर्जा लिया या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो कर्जा लिया, आप जरा उसका इंटरेस्ट सामने रखिएगा और फिर स्टेट बैंक का भी रखिएगा। स्टेट बैंक से कर्जा लिया होता तो अपने ही मुल्क को सपोर्ट किया जाता, बैंकिंग के निजाम को हुकूमत जो है सपोर्ट करती और उनका जो सिस्टम है वो भी जरा बेहतर होता। तो ये मुझे कुछ इनकी चीजों की ना समझ नहीं आई। इसमें उर्वी साहबा, इसमें 2 चीजें इन्होंने जो लिखी, एक तो सेहत के लिए 20 अरब रुपए, दूसरा नीचे ही वो लेकर आए हैं कि कोरोना वायरस की तदारुक के लिए 1200 अरब से ज्यादा पैकेज की मंजूरी। एक तो 1200 पैकेज या 20 अरब रुपए वहां सेहत के लिए, ये 2 चीजें इन्होंने यहां रखी है। जी जी, लेकिन आप ये देखें ना कि कोरोना के ऊपर इन्होंने जो अपना एहसास प्रोग्राम था उसकी मद में भी बहुत सारे जो पैसे हैं वो खर्च किए इन्होंने, लेकिन IMF ने इनको कोरोना की मद में 1.4 अरब रुपए भी दिए और एशियाई बैंक ने इनको बहुत कम शरई सूद के ऊपर 50 करोड़ रुपए भी दिए कोरोना के ऊपर। तो फिर मुझे ये बताएं कि जब बाहर से भी इतना रुपया आ रहा है कोरोना के साथ कोप अप करने में, और आपके अपने पास भी जो अपने प्रोग्राम मुख्तस कर रखे थे इसका एहसास प्रोग्राम का, या फिर एहसास प्रोग्राम के लिए अगर इन्होंने रखा था 100 अरब, तो या इसके बाद इसको बढ़ा लिया गया 144 अरब कर दिया गया, तो बात ये समझ में आती है कि इस हुकूमत के ऊपर ये थोड़ा सा बोझ आया
लेकिन मुझे ये बताएंगे, तो ये पिछले 3 महीने का था, इससे पहले का जो साल का पूरा बजट था या फिर जो आने वाला जो साल का इन्होंने बजट बनाया वो किस तनासर में बनाया इन्होंने? ये देखें, बेरोजगारी की शरह जो है वो तो पिछले 2 साल से बढ़ती चली आ रही है। इन्होंने बेरोजगारी की शरह को कम करने के लिए कहाँ पे काम किया? सनती शोबा जो है वो आपका खसारे में चला गया। उसकी जो ग्रोथ है वो भी मैं आपको बताऊं कि जो आपका सनती शोबे की ग्रोथ थी वो -2.64% में चली गई, ठीक है। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट के शोबे की जो ग्रोथ थी वो भी -7.1% पे चली गई। तो मुझे बताएं कहाँ तरक्की हुई? कोरोना जो है वो 2 साल से तो नहीं था। फिर उसी तरह देखिए, अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मंफी में चला गया है, जो सेक्टर आपका एग्रीकल्चर का है, मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो 2.67% रही। यही इनकी फेस सेविंग है, ये भी मैं आपको बता दूं। यही ज़रूरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हुकूमत की फेस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कोरोना के पीछे छुपना चाहते हैं और उनके पीछे छुपकर उन्होंने ये चीज की है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। और उरूज साहिबा, आपने टाइम दिया ब्रेक पे, और ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद आते हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ स्टूडियो में। वेलकम डॉक्टर साहब। एक तो जिस तरह उरूज ने भी कहा कोई बजट कोई अच्छा बजट नहीं है, महंगाई भी आपके सामने, बेरोजगारी भी आपके सामने है, क्योंकि स्टील मिल का क्योंकि आपको पता है कितने लोग निकाले गए, मुल्क की सूरत हाल भी आपके सामने, सियासी मुआशी सूरत हाल भी आपके सामने। बजट के ये बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कह रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे साइमा नदीम साहिबा, पीटीआई की एमएनए है, उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी, थैंक यू सो मच आपका। और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपी सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। मेरी तरफ से भी उनको बहुत बहुत सलाम दीजिएगा। मैडम, बजट तो पेश हो गया और खसारे का बजट है जिस तरह आपको पता है, और आपने नया टैक्स भी नहीं लगाया, लेकिन काफी मुआशी माहिर हैं, सियासतदान हैं, सब बजट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई अवामी बजट नहीं है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है इसके अंदर, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात समझने की है कि आप इसको बजट को समझें कि इस वक्त आप एक गैर जो यकीनी एक आप उससे गुजर रहे हैं, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक टाइम है कोविड-19 का। उसके अंदर आपको कुछ चीजों में कट डाउन भी करना था और कुछ चीजों में आपने बढ़ाना भी था। तो सबसे जो हमने 3-4 चीजों पे जो फोकस किया वो आप देख सकते हैं कि हमने 70,000 मिलियन जो है वो रिस्पॉन्सिव एंड कैलामिटी प्रोग्राम कोविड-19 के हवाले से दिया। एहसास प्रोग्राम को हमने बढ़ाया। फिर हमने हेल्थ सेक्टर के अंदर 71 अरब रुपए दिए, जिसमें से तिब्बी आलात के ऊपर, मेडिकल सप्लाईज पे हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। और इसी तरह अगर आप देखें तो कामयाब जवान, ये सब रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक तरह से अवाम के लिए और उनकी ईज के लिए ये लगाए गए हैं। आप रेलवे को देख लें, उसके अंदर 24 अरब मुख्तस किए हैं। आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस को देख लें, वो आएगी। इंडस्ट्रीज को देख लें तो उनमें बढ़ाने से आपकी जॉब जो है वो क्रिएशन बढ़ेगी। और ख़ास तौर पे फिर हमने कराची के अस्पतालों के लिए, वफाक के लिए, उसके अंदर पैसा अलग से दिया है। और डिफेंस को हमने बहुत इसके अंदर जो है वो तवज्जो दी है, क्योंकि इस वक्त हमारी एक खास अहमियत की ज़रूरत है कि इस वक्त हम जिस दहाने पे हैं उस पे भी हमें इसको भी देखने की ज़रूरत थी। तो मेरा नहीं ख्याल है, हमने जो एरियाज से काटा है वो एरियाज इस वक्त जो थे उनकी ज़रूरत जो थी वो पिछले साल से कम थी। तो हमने उसको डिफरेंट, जिसमें से पहले भी आपने देखा था कि जो लग्जरी आइटम्स थे हमने उनमें जो है वो कमी की, उनमें हमने उनको टैक्स उसके अंदर बढ़ाया। वैसे टैक्स और जगहों पे हमने नया नहीं लगाया, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को हम कम करने जा रहे हैं। सब्सिडीज के जो सिस्टम है उसको बढ़ाएंगे। हायर एजुकेशन का हमने यहाँ पे बजट को बढ़ाया है। तो आप मुझे बताएं कि किस लिहाज से। और बहुत बड़ी बात तो आर्टिस्ट के लिए दफा पहली मरतबा वेलफेयर फंड दिया गया है। हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो
आप मुझे बताएंगे किस लिहाज से ये अवाम के लिए अच्छा नहीं है? ना मैडम, एक तो चीज आप कह रहे हैं कि ठीक है, हम चाहते हैं कि हम सेहत के लिए, जिस तरह सेहत के लिए आपने सिर्फ 20 अरब रुपए बढ़ाए, तो सेहत के लिए तो थोड़ा सा ज्यादा पैसे रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर करीम ख्वाजा भी इसके ऊपर आपके ऊपर तनकीद करे। एक चीज। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि आपके वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम है, हमारे भी वजीर आजम है, सबके वजीर आजम मोहतरम है, आप कह रहे हैं कि हम लोगों को गुर्बत से नहीं मरना चाहते हैं, कि लोग भूख में नहीं मरे। तो टिड्डी दल का इतना बड़ा इशू है, उसके लिए आपने सिर्फ 10 अरब रुपए रखे। इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा क्राइसिस है, अगर ज़राअत तबाह होगी तो जाहिर बात है गुर्बत और भूख और अफलास, 60% लोग जो है ना एग्रो बेस हैं, लोग इसी पे उनका गुजारा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़राअत के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इस वक्त बढ़ाया गया है, और खास तौर पे यही माइंड में रखते हुए कि इस वक्त हमारा इन्हिसार जो है वो ज़राअत ही होगा। जब आपकी अपनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आप अपने ऊपर खड़े होंगे, सिर्फ आपने अपने इम्पोर्ट को कम करना है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपकी इंडस्ट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी ज़राअत भी अच्छी होनी चाहिए। और फिर लोकस से बहुत बड़ा जो आप कह रहे हैं, ये बात आज भी हमारी मीटिंग में डिस्कस हुई थी। और बेशक आज अगर हमने वो 10 अरब जो है बढ़ाया है या इसके अंदर, तो अगर सजेशन हमारे पास बहुत और भी आएंगे तो उसके अंदर मजीद भी, अभी ये पास नहीं हुआ है बजट, इसके अंदर सजेशन जो है वो रखी जाएंगी, उनको मान भी लिया जाएगा। सही। डॉक्टर साहब, एमएनए साहब टेलीफोन लाइन पे ही हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगी कि इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में, इकोनॉमी पूरी दुनिया की आपके सामने, इस टाइम यही बजट पेश किया रहा है, एमएनए साहब आपको सुन रही है। देखें, मसला ये है कि आप जो हमारी जीडीपी पाकिस्तान की जो है वो 5% और 6% तो कभी हुई नहीं है, 5%, 5.8% हुई है, 4% हुई है। इस बार पाकिस्तान की तारीख में जीडीपी आपके माइनस में जारी है मुख्तलिफ शोबों में। हमारी जो है, जिस पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तान का होता है, एग्रीकल्चर पर। आप देखें, इसमें 12 अरब रुपए इन्होंने शायद मेरे ख्याल से रखे हैं एग्रीकल्चर के लिए। टोटल सर इनका ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए। 12 अरब। आपकी 3.5 to 4% जो जीडीपी आपकी जो है इस पर है, क्योंकि सारा हमारी खुराक से जो आती है, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन सारे पाकिस्तान में, वो खुराक की वजह से हमारी 4% जीडीपी या 3.5 होती है। अब उस पर उन्होंने सिर्फ 12 अरब दिया है, और टिड्डी दल का खतरा अलग है। और इस कोरोना की वजह से आपको पता है कि इस बार वीट जो है, जो हमारा टारगेट था 27 बिलियन, वो भी पूरा नहीं हो सका है। और उसके बाद एफबीआर का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, मैं डॉक्टर साहब, एक और भी चीज मैं आपको, जीडीपी का जो मजमुई जो मुल्की पैदावार है जीडीपी की, 3000 अरब रुपए भी इस कोरोना से नुकसान भी हुआ है। देखिए, इस नुकसान को भी आप जहन में रखें डॉक्टर साहब। नुकसान को आप थ्रू डिफेंस के बजट को आप कम करके पूरा करें। सर, डिफेंस का बजट तो आपका तकरीबन जो है 1289 अरब रुपए है सर। हाँ, तो बस आप इसको बढ़ाया तो नहीं है हमने, नहीं, उसको तो हमने अभी तक उसी पे रखा है। देखिए, बात सुने, पाकिस्तान के अवाम पहली फोकस है। इसमें जो है, जो आपके डेली जो खाने पीने की अशियात है, जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, कोई रिलीफ नहीं है इसमें। नंबर 1 बात, जो आपका 60 या 70% जो है खाने पीने की सब्सिडीज नहीं है इसमें। उसके बाद आप देखें कि हेल्थ में बहुत कम है, 20 अरब रुपए हैं। उसके बाद आप देखें कि जो है साइंस टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका ये रिसर्चेज होते हैं, टिड्डी दल, ये चीज़ 20 अरब रुपए हुआ, 20 अरब रुपए उस पर हैं। तो जो चीज़ें आपको आज सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही हैं पाकिस्तान को इस वक्त, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, सेहत और मैडम खुराक, ज़राअत, ये 4-5 चीजें, तनख्वाह, पेंशन, गरीब, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, जो सबसे ज्यादा गरीब है, जॉब्स, ये डॉक्टर साहब करेंगे ये प्रायोरिटी गवर्नमेंट थी न थी, ये चीजें जो आज अहम है वो नजर नहीं आई, क्या कहेंगी?
देखिए, आप अगर इस वक्त किसी भी मुल्क में बाहर देख लें, आप अमेरिका जैसे मुल्क में भी देख लें, तो पहले इस वक्त कोविड-19 के सिलसिले में पहले हेल्थ को तरजीह दी जा रही है और उसी की वजह से कुछ चीजें आपने दूसरे मत से उनको इसी वजह से जो है वो कम किया है। अगर आप इसका आज का सर्विसेज, हेल्थ अफेयर और सर्विसेज का देख लें तो इसमें जो हमारी खास तौर पर जो इंक्रीमेंट जो की आप देखें पिछले बजट में जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं वो 8,702 थी, जो कि इस दफा 22,774 हो गई हैं बजट में मिलियन के अंदर। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा उसमें जंप लगाने के लिए आपने कहीं ना कहीं से तो इसमें आपको उसमें कमी कहीं करनी पड़ रही थी। अब आपका जो मेजर अगर आप देखें बजट वो 11,000 पहला था और 25,494 अभी है, तो हेल्थ को इस वक्त ज्यादा जो है वो दी गई है। बाकी आप कंस्ट्रक्शन की बिजनेस देख लें, उसमें खास तौर पे अगर जॉब क्रिएशन की बात करते हैं तो जब भी जॉब आएगी ना, जब आपकी सेक्टर आपका बढ़ेगा जहाँ पे जॉब जो है वो आपकी जिससे मुल्हिका जॉब हो, तो जो है वो खास तौर पे हाउसिंग कम्युनिटीज, हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर बढ़ाया गया। पहले 0% बजट में था और अब वो 31,000 जो है वो इस वक्त मिलियन जो है हमने उसको बढ़ा के किया है कम्युनिटी डेवलपमेंट में। ये एक मार्क्ड जंप है हाउसिंग के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज अगर मैं एमएनए साहिबा आप खुद समझते हैं, दूसरा बजट है एक तो आपका, दूसरी चीज है कि कोरोना को आए हुए टाइम कितना हुआ है। आप सारी चीज जो है ना कह रही हैं कि कोरोना जिम्मेदार है इस पूरी चीज का, आपको इतना टाइम मिला था, आप पूरा कोरोना के ऊपर ये चीज क्यों डाल रही हैं कि कोविड जिम्मेदार है? मैशियत तो पहले ही आपके सूरत हाल यही थी, मैशियत तो पहले ही बेहतर नहीं थी, मुआशी सूरत हाल तो पहले ही आपके कंट्रोल में नहीं थी, गुर्बत की तो सूरत हाल पहले ही यही थी। आज पे क्या कहेंगी आप? अगर आप लगाएं तो हमारी माशियत जो थी वो कदरे काफी हद तक हमने अपने हदफ अहदाफ को पूरा किया था, हमने अपनी माशियत को भी इस्तेकाम किया था। ये मार्च के बाद की बात हो रही है, जबकि ये जो सिचुएशन अभी आई है वो सिचुएशन में ऑब्वियसली हमने उसको पूरा करने के लिए अगर एहसास प्रोग्राम में घरों में तकरीबन इस वक्त 1 करोड़ लोगों को घरों में 12,000 रुपए दिए जा चुके हैं, तो वो कहाँ से दिए गए? वो पहले से ये कितने लोगों को 12,000 मिले? एक तो ये चीज कहां लोग मिले, लोगों को मिला, कराची के लोगों को कितना मिला, किस किस इलाकों में मिला कराची के लोगों का, 12,000 में कितना गुजारा हो सकता है, 1-2 कमरे के लोगों का कितना किराया होता है, बिजली का बिल कितना आता है, गैस का बिल कितना आता है, राशन कितना आता है, स्कूल की फीस कितनी होती है। मैडम आप बजट तो लगाएं, मैडम आप एक घर के 2 बंदे 2 बच्चे का आप बजट तो लगाएं। मैडम आप भी रहती हैं, मैं भी कराची में रहता हूं, रहम तो करें ना कुछ। 12,000 उस वक्त मिला था और अब नहीं मिलेगा, यही तो मैं आपको बता रही हूँ। आप देखें 2-3 महीने से यही गवर्नमेंट, सब एमएनएस मेरे पास, मिनिस्टर सब यही 12,000 देखिए एक वन टाइम तो नहीं है ना ये 12,000, इसके बाद मजीद मिलेगा। उसके अलावा जो उनकी जिसकी नौकरियां खत्म हो गई हैं उसके 12,000 अलग मिलेंगे, जवान प्रोग्राम का अलग मिलेगा। ये मल्टीपल चीजें हैं जो कि आपकी सोशल प्रोटेक्शन जो है वो पूरे इसका एक अम्ब्रेला बनी हुई है। ये उस तमाम चीजों को हम एड्रेस कर रहे हैं, ये गुर्बत मिटाने। बड़ी मेहरबानी, ब्रेक का टाइम हो गया है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से इसको बढ़ाएंगे और दूसरा कोरोना के ऊपर भी आएंगे, केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, इसको और डिस्कशंस को बढ़ाएंगे ना। ब्रेक के बाद वेलकम डॉक्टर साहब, चीजें आपके सामने हैं, सब चीजें, बजट भी, कितना इंपैक्ट पड़ता है बजट और बजट का कितना फायदा होता है। हर दौर में हमने तो बजट, जब से मैंने आंख खोली है बजट देखते आ रहे हैं, उसका ट्रिकल डाउन कितना है। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे इकोनॉमिस्ट है, बिजनेसमैन है और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं चैम्बर के, एक्यू खलील साहब। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, थैंक यू।
तो सर खलील साहब, बजट आपके सामने है और बजट हमेशा गवर्नमेंट की दावा होती है कि बड़ा आवामी बजट होता है, गरीबों के लिए बजट होता है। इस गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे अच्छा बजट हम नहीं पेश कर सकते थे क्योंकि कोरोना की वजह से हमने ये बजट पेश किया है। क्या कहेंगे सर? बात असल में ये है कि अच्छा और बुरा बजट की तो मुझे इतना पता नहीं है। मैं तो ये समझ रहा था कि गवर्नमेंट शायद बजट ही ना पेश कर दे। सही, उसकी वजूहत हैं और बड़ी जीनियन वजूहत हैं। एक तो ये कि मुल्क की मईशत है उसको उसका साइज जो है वो बहुत कोई बड़ा नहीं है, और खास तौर पे जब उसको धचके लगे और 68 केयर के बाद हम -4% रिकॉर्ड की शरह से जब ग्रोथ नेगेटिव में हमारी चली जाए और हमको अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा हो और बेशतर जितने माशी अहदाफ हैं उसको हम हासिल करने में नाकाम हो जाएं, गुर्बत बढ़ जाए, बेरोजगारी में इजाफा हो, महंगाई में कमी ना हो रही हो, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग का तकरीबन हाल बुरा हो, बचत ना हो रही हो, बिजली की पैदावार और तामीरात के शोबों में भी पूरे ना हो सकें, पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसके कम होने के बावजूद आवाम को और जो बजट में जो उसका जो अक्स आना चाहिए था रिलीफ का वो ना आया। किसी ट्रांसपोर्टर ने किराए कम नहीं किए, किसी बिजली कंपनी ने उसके अपने रेट को टैरिफ को चेंज नहीं किया। ग्लोबल इकोनॉमी का सहारा लेके ये कहा गया कि जी दुनिया में जो है वो ग्रोथ डाउन हुई है तो हमारी भी हुई है। तो हम तो फिस्कल साइड हो तो और ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट साइड हो तो हर तरीके से हम जो है वो घाटे के सौदे में होते हैं। इस वक्त आप देख लें कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन नीचे आके फिर ऊपर आ जाता है, करंट अकाउंट है उसके खसारे की बात है, बेशुमार चीजें मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम इस वक्त उसके नतीजे में ये हो रहा है कि अवाम जो है उसको बेचारे को ये समझ नहीं आता कि मैं एक तरफ मेरी इनकम कम हो रही है, आई में इतना इजाफा हो गया है, और मुझे ये खुशखबरी है कि मोबाइल फोन की जो इंडस्ट्री है माशाल्लाह वो बड़ी तरक्की कर रही है और हर आदमी जो है मोबाइल रख रहा है। एक जमाने में परवेज मुशर्रफ भी ये कहते थे सही, ये तरक्की का साइन है। मोबाइल जितने बढ़ जाएंगे तो अगर हुक्मरान यानी वो एक जमाने में होता था ना कि जी रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो, तो वो आप कहते हैं कि जी अगर मोबाइल फोन भी एक अलामत है। तो बजट का जहां तक ताल्लुक है जनाब अली, मैं अपने ये समझता हूं कि आइंदा माली साल में जो मुल्क के तरक्याती मंसूबे हैं उसके लिए भी रकम कम पड़ेगी और खास तौर पे कराची जैसे शहर की झील, कराची वालों को मैं आपके क्योंकि चैनल कराची को बहुत सपोर्ट करता है, सही उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने इस साल 1324 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे बनाए हैं उसमें विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 650 अरब रुपए विफाक के लिए यानी आधे जो है वो विफाक के पास जाएंगे और 674 अरब रुपए चारों सूबों के पास जाएंगे। अब इशू ये है कि कराची में जो ऐलान होता है विफाक की तरफ से, चाहे वो ग्रीन लाइन बस का हो, चाहे मेट्रो सर्विस का हो, चाहे वो और कोरोना के हवाले से हो, चाहे किसी भी चीज का हो, कराची को वो चीजें नहीं मिलती। नतीजा ये है कि कराची के अंदर जो है एहसास महरूमी खास तौर पे इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर विफाक के MNAs जो हैं 14 वो यहाँ मौजूद हैं और उनके होते हुए भी यहाँ कराची में पानी बिजली, सड़कें और कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही और बजट में उसका भी कोई ऐलान भी जो है मैंने नहीं देखा कि जिसमें उन्होंने सिवाय जिना अस्पताल और लाहौर के एक अस्पताल के लिए उन्होंने 12-15 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की है। तो ये एक बहुत अजीब और गरीब किस्म का कराची वालों को तो मैं समझता हूँ कि अब सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनको कौन देखेगा। सही, क्योंकि जो अभी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो ऐलानात हुए थे कि जी कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को हमने बहुत मराद दे दी हैं, तो मैंने आबाद के जो साबिक चेयरमैन है और दूसरे दोस्त हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा इसका फायदा भी कराची को नहीं होने वाला। सही, इसका फायदा भी जो है वो नया पाकिस्तान में जो स्कीमें बनेंगी आउट ऑफ कराची वो वहाँ शायद उसका कोई फायदा हो। तो ये सूरत हाल हो तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर कराची के इत्तेहादी जमातें और बिजनेस कम्युनिटी खामोश रहेगी?
सर देखें, कराची की जमातों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा सियासत से तो ना मैं ऐसे ही आपसे एक सप्लीमेंट्री और बिजनेस कम्युनिटी कि देखें, बिजनेस कम्युनिटी का भी ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और आप तो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं फराज कासिम तेली, उनसे तो बखूबी वाकिफ होंगे। सही। वो हर जगह वो कराची की बात करते हैं, और कराची की बात इसलिए नहीं करते कि वो कराची में रहते हैं, कराची की बात वो इसलिए करते हैं कि हम 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। सही। और अगर कोई एक मिसाल में अक्सर लोगों को समझाता हूं कि अगर 5 भाई हों और 5 भाई में कोई एक भाई ऐसा हो जो 70% कमाए और खुद उसको रहने के लिए घर ना हो, तो कैसा लगेगा? सारी दुनिया ये कहे कि जी कमाल की बात है कि जो चार भाई हैं वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और जो 5वां भाई जो कमा रहा है उसको जो है ना कोई सहूलत देता है, ना कोई उसकी तरफ देखता है, ना उसको। तो क्या है, इसके जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर वो मुल्क को चलाना चाहते हैं और माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, तो ये रस्मी बजट की जो कार्रवाइयां अभी आप कह रहे थे ना शुरू में, हाँ। कि हम बजट सुनते आए हैं, हम बजट, तो वो हाँ। कहते हैं ना अल्फाजों का गोरख धंधा है। अवाम को क्या मिला? अवाम को देखें जी, ये उस वक्त मिलता है, मैं आपको अर्ज करूं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता था कि जिस दिन उसको ये पता चलेगा। सर टाइम लिमिटेड है, अगली दफा आपको स्टूडियो में बुलाएंगे और आप मेरे साथ स्टूडियो में होंगे और मैं आपको इनवाइट करूंगा और इसी पे पूरी बजट पे आपसे बात होगी। सर ये वादा है आपसे, लाइव प्रोग्राम में आपसे वादा है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं अपने शो में। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया खलील साहब। सर क्या होने जा रहा है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या होने जा रहा है? कोई इससे बचाव, कोरोना से खतरनाक चीज है, कोई बचाव है डॉक्टर साहब? कोरोना जो है सारी दुनिया में तबाही बर्बादी की है, और पाकिस्तान में भी यकीनन अमवात बढ़ रही है, बीमारी फैल रही है, हुक्मरानों को कोई होश नहीं है। WHO कह रही है कि लॉकडाउन करो, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना की वजह से ये होगा कि सिंधी में बोलते हैं उथल पुथल, ऊपर नीचे, जहाँ हमारी तबाही होगी पॉलिटिकल फोर्सेस की, वहाँ जो है इस्टेब्लिशमेंट भी बचेगी नहीं, वहाँ माशरा भी इफेक्टिव होगा। और जो मैं चीज़ देख रहा हूँ कुछ अरसे के बाद, नई दुनिया बन रही है, नए लोग बनने वाले हैं, पर जो है जो पुरानी कुव्वतें वो तेज होते हुए नजर आ रही है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, बजट आपके सामने है, बजट की चीजें आपके सामने है। गरीब को देखकर बजट नहीं बनाया जाता, हमेशा वो कुव्वतें जो फैसला करती हैं, आपको खुद पता है, वही उनकी डायरेक्शन पे कोई भी हुकूमत है। कल फिर एक शो के साथ आपके सामने होंगे, इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।